लो बच्चों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे MPS 003 के लास्ट 5 ईयर में आए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट 5 ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। स्टार्टिंग 4 क्वेश्चन भाग 1 के रहेंगे और एंड के 6 क्वेश्चन भाग 2 के रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो MPS 003 का आपका सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में किसान आंदोलन का विकास और उद्भव कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग हम जो 4 क्वेश्चन है वो भाग 1 के पढ़ेंगे जो मोस्ट रिपीटेड है, और एंड के जो 6 क्वेश्चन रहेंगे वो भाग 2 के रहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, भारत में किसान आंदोलन के विकास और उद्भव पर चर्चा कीजिए, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। लगभग हर साल में अलग अलग तरीके से पूछा गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना यानी परिचय आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों को लंबे समय से लगान, जमींदारी, साहूकार के शोषण, कम फसल मूल्य तथा सरकारी नीतियों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, इन्हीं समस्याओं के विरोध में समय समय पर किसान आंदोलन का उद्भव हुआ। इन आंदोलन ने किसान के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ भारतीय राजनीति और समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला। देखो, भारत में 80% जनता कृषि करती है। ठीक है, और जब किसानों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, उनको अपनी फसलों का मूल्य सही नहीं मिलता, तो वो आंदोलन करते हैं। ठीक है, अब आगे है कि भारत में किसान आंदोलन का विकास कैसे हुआ। भाई, पहले तो औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों के जमाने के समय की बात कीजिए, हमारा देश गुलाम था। तो 1859 से 60 में नील का विद्रोह बंगाल में। ठीक है, तो 1875 में दक्कन किसान विद्रोह हुआ। 1921 में मोपला किसान आंदोलन हुआ। 1928 में बारडोली सत्याग्रह, भाई ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ये आंदोलन हुए। इसके अलावा इन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक लगान, जमींदारी, शोषण तथा अंग्रेजी शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करना था। फिर नेक्स्ट आपका क्या, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, और चंपारण सत्याग्रह ने नील किसानों की समस्याओं का समाधान किया, और खेड़ा सत्याग्रह में फसल खराब होने पर भी माफ़ी की मांग की। ठीक है, ये भाई आज़ादी के समय ये आंदोलन हुए थे गांधी जी के द्वारा। आगे क्या हुआ, फिर स्वतंत्रता के बाद, भाई आज़ादी के बाद भाई जमींदारी प्रथा समाप्त की गई। ठीक है, भूमि सुधार लागू किए गए। हरित क्रांति से कृषि उत्पादन बढ़ा, लेकिन छोटे किसानों की समस्याओं को पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। हरित क्रांति का लाभ भाई बड़े किसानों को हुआ था, ना कि छोटे किसानों को। ठीक, क्योंकि उसमें बहुत महंगी महंगी चीज़ें लेनी पड़ती थी किसानों, तो छोटे किसान अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक किसान आंदोलन, भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की मांग, कृषि ऋण की माफ़ी, सिंचाई, बिजली और उर्वरक की उपलब्धता, और कृषि कानून के विरोध में 2020-21 का किसान आंदोलन, जिसके बाद सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। ठीक है, MSP के लिए देखो अभी 2020 में भी या 21 में भी आंदोलन चली थे। ठीक है, और किसान आंदोलन का महत्व की बात करें तो किसानों ने अधिकार की रक्षा हुई, और सरकार की कृषि सुधारों पर ध्यान देना पड़ा, और लोकतंत्र में जन भागीदारी मौजूद हुई, और कृषि नीतियों के अनेक सुधार भी हुए, और किसानों के संगठन में जागरूकता भी बढ़ी। ये इसके महत्व थे। देखो, जैसा मैंने लिखा है एच मतलब आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, और आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे ऐसे लिख के आओगे तो। अब निष्कर्ष एंड जरूर लिखना है आपको, इंप्रेशन बढ़ता है क्वेश्चन का। निष्कर्ष में आपको अपने हिसाब से बना के लिखना है। अगर ये वाला याद रहता है तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, भारतीय किसान आंदोलन किसानों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार की रक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं। ठीक है, इन आंदोलन ने न केवल किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, बल्कि सरकार को भी कृषि सुधार और किसान हितैषी नीतियाँ अपनाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका की प्रकृति तथा उनके बीच के संबंध का परीक्षण कीजिए। भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका की प्रगति तथा उनके बीच के संबंधों की परीक्षण करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब प्रस्तावना की बात करें तो भारत का संविधान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शासन के 3 प्रमुख अंग हैं। ठीक है, जिससे द्वारा शासन चलाया जाता है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है, जबकि न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और नागरिक को न्याय प्रदान करती है। दोनों संस्थाएं स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे के साथ संतुलन और सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई, कार्यपालिका की प्रकृति की बात करें तो कार्यपालिका मुख्य कार्य देश का प्रशासन चलाना तथा कानून को लागू करना है। ठीक है, मुख्य विशेषताओं की बात करूँ तो भाई संविधान के अनुसार कार्य करती है। भाई, कार्यपालिका मुख्य कार्य आपको समझ में आया कि कार्यपालिका मुख्य कार्य देश का प्रशासन चलाना है तथा कानून को लागू करना है। ठीक है, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है। ठीक है,
और न्यायपालिका उसको सही ढंग से लागू करवाने में हेल्प करती है। ठीक है। मुख्य विशेषता की बात करूँ तो भाई संविधान के अनुसार कार्य करती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होते हैं, मतलब मैन होते हैं इसके। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्यपालिका होती है। प्रशासन, कानून व्यवस्था, विदेश नीति तथा विकास योजनाओं का संचालन करती है और संसद के प्रति उत्तरदायित्व भी होती है। और सेकंड पॉइंट है कि न्यायपालिका की प्रगति। भाई न्यायपालिका कार्य संविधान की रक्षा करने तथा नागरिक को निष्पक्ष न्याय करना है। न्यायपालिका की भूमिका है। अब और क्या इसमें भाई, इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करूँ तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है ये। ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। न्याय पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है इसके पास, और संविधान को बताती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय से मिलकर बनी है और कानून एवं सरकारी निर्णयों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध। दोनों संस्थाएं लोकतंत्र की सफलता के लिए परस्पर सहयोग और नियंत्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। सहयोग का संबंध। भाई कार्यपालिका न्यायपालिका के निर्णय को लागू करती है। कार्यपालिका क्या करती है? न्यायपालिका के निर्णय को लागू करती है। न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यों को कानूनी दिशा प्रदान करती है। और नियंत्रण और संतुलन की बात करूँ तो भाई न्यायपालिका असंवैधानिक कानून और सरकारी निर्णयों को निरस्त करती है। न्यायपालिका कहते मतलब जो गैर कानूनी चीज़ें हैं या फिर असंवैधानिक कानून बने हैं उनको ख़त्म करती है, निरस्त करती है। और कार्यपालिका न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेती है संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार। ठीक है। और दोनों संस्थाएं संविधान की सीमाओं के भीतर कार्य करती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता में न्यायपालिका कार्यपालिका की अनुचित हस्तक्षेप में स्वतंत्र रहती है। ठीक है। न्यायपालिका किसी अंडर या दबाव में आके कार्य नहीं करती है। न्यायाधीशों का कार्यकाल और वेतन संविधान द्वारा सुरक्षित है, जिसमें निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। संबंधों का महत्व। भाई संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है। ठीक है। संविधान प्रमुख रहता है। नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग रोका जाता है और लोकतंत्र और कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ मौजूद होता है और शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ता है। ये इसके महत्व हैं। और आगे निकले तो निष्कर्ष निकलता है कि भाई भारतीय लोकतंत्र कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका प्रशासन चलाती है जबकि न्यायपालिका संविधान और नागरिक के अधिकारों की रक्षा करती है। दोनों के बीच सहयोग, स्वतंत्रता और नियंत्रण एवं संतुलन का संबंध लोकतंत्र की सफलता और संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि नागरिक समाज के बदलते प्रारूप और हाशिए पर रहने वाले समुदाय की सशक्तिकरण में नए सामाजिक आंदोलन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। और नागरिक समाज के बदलते प्रारूप को बताना है। हाशिए पर रहने वाले समुदाय मतलब जो खत्म होने वाले हैं उन समुदायों के बारे में बताना है। अब भाई प्रस्तावना में क्या लिखोगे? भाई नागरिक समाज उन स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संस्थाओं, सामाजिक समूह, महिला संगठन, छात्र संगठन, श्रमिक संगठन, नागरिक मंचों का समूह है जो सरकार और बाजार में अलग अलग समाज के हित में कार्य करते हैं। समय के साथ नागरिक समाज का स्वरूप बदला और नए सामाजिक आंदोलन ने महिलाएं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, दिव्यांग तथा अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदाय के सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। आगे है कि नागरिक समाज का बदलता प्रारूप। समय के साथ नागरिक समाज में परिवर्तन हुआ। भाई देखो समय के साथ लोग बदले हैं तो समाज तो बदलेगा ही। भाई पारंपरिक से आधुनिक स्वरूप। भाई पहले धार्मिक सामाजिक संस्थाएं प्रमुख थी, आज एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन और डिजिटल मंच सक्रिय है। ठीक है। भाई लोकतंत्र की भागीदारी में वृद्धि। भाई नागरिक अब केवल मतदान तक सीमित नहीं है बल्कि नीतियों और योजनाओं पर भी अपनी राय रखते हैं। ठीक है। और तीसरा डिजिटल नागरिक समाज। सोशल मीडिया में इंटरनेट के माध्यम से जन जागरूकता और जन सहभागिता बढ़ी है। ठीक है। और चौथा ये मानव अधिकार और सामाजिक न्याय पर बल। अब नागरिक समाज केवल विकास नहीं बल्कि समानता, न्याय और अधिकारों की मांग करता है। कि सिंपल पॉइंट है, आपको इजीली याद हो जाएंगे। 5 पॉइंट पर्यावरण और लैंगिक समानता जैसे नए मुद्दों का उद्यम। भाई जल, जंगल, जमीन, महिला अधिकार और पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख विषय बन चुके हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई नए सामाजिक आंदोलन। अब भाई जो न्यू सोशल मूवमेंट है वो क्या क्या है? भाई नए सामाजिक आंदोलन वे आंदोलन है जो केवल आर्थिक मांगों तक सीमित ना होकर मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण और लैंगिक समानता, दलित एवं आदिवासी अधिकार तथा लोकतांत्रिक भागीदारी जैसे मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ठीक है। अब प्रमुख नए
सामाजिक आंदोलन क्या है भाई? महिला आंदोलन है, दलित आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन है, पर्यावरण आंदोलन या चिपको आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन है और दिव्यांग अधिकार आंदोलन है। ठीक है भाई। हाशिए पर रहने वाले समुदाय का सशक्तिकरण की भूमिका। भाई हाशिए पर रहने वाले समुदाय, मैंने बताया कि ऐसे समुदाय जो खत्म होने वाले हैं लगभग, एंड चल रहा है उनका। भाई नए सामाजिक आंदोलन ने निम्न प्रकार के सशक्तिकरण किया। कैसे? महिलाओं के समान अधिकार और शिक्षा के प्रति जागरूक किया, और दलित और पिछड़े वर्गों को सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों की मजबूत किया। आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा की। गरीब एवं वंचित वर्गों को सरकारी योजनाओं और कानून के अधिकार की जानकारी दी। लोकतंत्र, भागीदारी और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया, और साथ सरकार को नई नीतियाँ और कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित किया, और साथ ही मानवाधिकार और समान अवसरों की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया। ये इसके क्या थे भाई? इन नए सामाजिक आंदोलन के सशक्तिकरण के उदाहरण थे। ठीक है। और क्या है भाई? महत्व की बात करूँ भाई, लोकतंत्र को मजबूत बनाया, समाज समानता और न्याय को बढ़ावा मिला, नागरिक में अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ी, और वंचित समुदाय की आवाज़ राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी। ठीक है। इसके अलावा भाई निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है, एक मिनट। निष्कर्ष निकलता है कि बदलते समय नागरिक समाज का स्वरूप अधिक सक्रिय, लोकतांत्रिक और जन केंद्रित हुआ है। नए सामाजिक आंदोलन ने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों तथा अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदाय के को अधिकतम अधिकार, सम्मान और समान अवसर दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए यह आंदोलन भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी। एलपीजी गैस नहीं, एलपीजी एक 1991 में लागू नीति है कि प्रक्रिया का विकासशील अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अथवा भारत के विकासवादी अर्थशास्त्र में इसके योगदान की मूल्यांकन करना। देखो भारत ने निजीकरण और कहते हैं वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई थी, जिसे एलपीजी का नाम दिया गया। ठीक है। अब इसमें क्या है प्रस्तावना भाई? एलपीजी यानी इसका अर्थ है उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और बेसिकरण है ग्लोबलाइजेशन। भारत में 1991 में गंभीर आर्थिक संकट के बाद नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की गई, जिसके अंतर्गत एलपीजी सुधार को अपनाया। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ना इसका कार्य था। एलपीजी के बाद सबसे सिंपल पॉइंट 1991 में लागू हुई। पहला पॉइंट भाई, जिसमें 3 चीज़ें थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसका उद्देश्य था भाई विकास की गति देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार में बदलना। ठीक है, जोड़ना। अब भाई एलपीजी प्रमुख घटक के बारे में उदारीकरण। भाई इसमें क्या था? उद्योगों और व्यापार को सरकारी नियंत्रण में कमी आई और सरकार नियंत्रण कम किया। लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर सरल बनाया और निजी क्षेत्रों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। और निजीकरण की बात करूँ तो भाई सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरण को निजी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाई, सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया और प्रतिस्पर्धा को कार्य कुशलता को बढ़ावा दिया। ठीक है, बढ़ावा मिला। और वैश्वीकरण की बात करूँ तो भाई इसमें क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया, विदेशी निवेश यानी एफडीआई और विदेशी व्यापार में प्रोत्साहन मिला और आधुनिक तकनीक के नए बाजार की पहुंच आसान हुई। ठीक है, ये सिंपल पॉइंट है जो आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। अब विकासशील अर्थव्यवस्था में एलपीजी का प्रभाव क्या था? भाई सकारात्मक पहले पॉजिटिव पॉइंट पढ़ते हैं। भाई आर्थिक विकास यानी जीडीपी में वृद्धि हुई और विदेशी निवेश में पूंजी का प्रभाव बढ़ा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए। उद्योग और सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास हो। सेवा क्षेत्र यानी परिवहन क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा मिला। साथ ही निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। उपभोक्ता की अधिक विकल्प और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद भी मिले। ठीक है। और नेगेटिव यानी नकारात्मक पॉइंट की बात करूँ तो भाई क्या हुआ? भाई आय और संपत्ति में असमानता बढ़ी, अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। छोटे एवं कुटीर उद्योग पर प्रतिस्पर्धा का दबाव, कंपटीशन बढ़ गया। किसी क्षेत्र को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। ठीक है। बेरोजगारी और अस्थायी रोजगार की समस्या कुछ क्षेत्रों में बढ़ी और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ी और क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। ठीक है, ये इसके प्रभाव थे। और भारत में विकासवादी अर्थव्यवस्था में एलपीजी का योगदान। भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का योग्य बनाया। सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, दूरसंचार, बैंकिंग और सेवा क्षेत्र का तेज विकास हुआ। विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई। साथ साथ निर्यात और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और निजी निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिला।
भारत में प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था भी शामिल हुई। ये इसका योगदान था विकासवादी अर्थशास्त्र में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? सिंपल पॉइंट इजीली आपको समझ में आया होगा। अगर इस पॉइंट को आप थोड़ा और बड़ा करके लिखें तो ये आपके लिए बेटर है, और इतना ही लिखेंगे तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं निष्कर्ष क्या निकलता है भाई? एलपीजी नीति ने भारत सहित अनेक विकासशील देशों को अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। इससे आर्थिक विकास, विदेशी निवेश, औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा मिला। हालांकि इसके साथ साथ असमानता, कृषि संकट और छोटे उद्योगों को दबाव जैसी चुनौतियों भी सामने आई। इसीलिए संतुलित और समावेशी विकास के लिए ऐसी नीति आवश्यक है जिससे कि आर्थिक वृद्धि के लाभ समाज में सभी वर्गों को पहुंच सके। दूसरा भाग पढ़ रहे हैं हम, तो ध्यान देना है। अब भाई दूसरे भाग में भाई पहला क्वेश्चन आता है जो रिपीटेड है कि समकालीन भारत में लोकतंत्र और विकास पर चल रही बहस विमर्श का मूल्यांकन कीजिए समकालीन भारत में। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता के बाद भाई भारतीय लोकतंत्र में क्या चेंजेस आए हैं, वो भी पूछ सकता है। बट इन दोनों में से कोई एक पूछेगा तो दोनों का ध्यान रखना है। मैंने ये वाला लिखा है कि ये वाला ज़्यादा रिपीट हुआ है। अब भाई दोनों सेम चीज़ आएगी तब याद रखना। भाई प्रस्तावना में क्या लिखो? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लोकतंत्र का उद्देश्य केवल चुनाव कराना नहीं बल्कि नागरिक की स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भागीदारी सुनिश्चित करना भी है। दूसरी ओर विकास का अर्थ आर्थिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक, शैक्षिक और मानवीय विकास से भी है। समकालीन भारत में ये बहस लगातार चल रही है, क्या तेज आर्थिक विकास लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत कर रहा है या उनके सामने नई चुनौतियों को उत्पन्न कर रहा है? भाई ये प्रस्तावना है, सिंपल सा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं कि लोकतंत्र और विकास का संबंध क्या है। भाई लोकतंत्र नागरिक को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देता है। विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन स्तर में सुधार होता है। लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। लोकतांत्रिक शासन में विकास योजनाएं जनता की आवश्यकता अनुसार बनाई जाती हैं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये लोगों के लिए। और आगे भाई इसकी बहसें की बात करूँ तो बहस क्या क्या हुई है? प्रमुख बहसें किस बात पे हुई है? भाई आर्थिक विकास को बनाम सामाजिक न्याय। और जीडीपी में वृद्धि हुई है लेकिन आय और संपत्ति में असमानता भी बढ़ी है। ये प्रश्न ये है कि क्या विकास का लाभ समाज में सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंच रहा है? दूसरा कि विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण। बड़े उद्योग, बांध और आधारभूत परियोजनाएं विकास को बढ़ावा देती हैं। दूसरी ओर इसके कारण पर्यावरण को नुकसान तथा विस्थापन की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तीसरा लोकतंत्र बनाम त्वरित निर्णय। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है क्योंकि विभिन्न पक्षों से परामर्श किया जाता है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि इससे विकास की गति प्रभावित होती है, जबकि अन्य के अनुसार यही प्रक्रिया लोकतंत्र सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। ठीक है, आगे भाई समावेशी विकास। भाई विकास तभी सार्थक माना जाएगा जब गरीब, महिलाएं, दलित, आदिवासी और दिव्यांग और अन्य वंचित वर्गों को समान अवसर और लाभ प्राप्त हो। भाई विकास का मतलब है कि सबको बराबर का सम्मान हो, बराबर का लाभ हो, मतलब सब कुछ इक्वलिटी के हिसाब से किया जाए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तभी लोकतंत्र माना जाएगा। और नागरिक समाज में जन भागीदारी। भाई सामाजिक संगठन, मीडिया और नागरिक समाज विकास योजनाओं की निगरानी करते हैं। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकतंत्र और विकास की उपलब्धियाँ। क्या उपलब्धियाँ? भाई पंचायती राज और स्थायी सुशासन को बढ़ावा मिला। शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ। लोकतंत्र संस्थाएं और अधिक सशक्त हुई और नागरिक की राजनीतिक भागीदारी को जागरूकता में वृद्धि हुई। और आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ, चेंजेस हुए। और इसके अलावा चुनौतियाँ क्या थी? भाई गरीबी, बेरोजगारी जो भारत की समस्या अभी भी है, भ्रष्टाचार अभी भी है, और प्रशासनिक अक्षमताएँ भी हैं, क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता है। ठीक है, पर्यावरणीय समस्या है और विकास के लाभों का असमान वितरण। ये सब किस लिए है? भाई अत्यधिक जनसंख्या होना इसका मुख्य कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारतीय समकालीन भारत में लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। केवल आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं है बल्कि समावेशी, न्यायपूर्ण, टिकाऊ और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र तभी सफल माना जाएगा जब विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक समान रूप से पहुँचे और नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीकरण और नई आर्थिक नीतियों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव और निर्यात की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, भाई भारतीय राजनीतिक क्षेत्रीकरण। भाई ये क्वेश्चन भी 3 बार आया है आपके लास्ट 5 ईयर में। ठीक है, लेकिन भाग 2 में ज़्यादातर पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कि भारतीय राजनीति के क्षेत्रीकरण का अर्थ है क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय मुद्दों और राज्य के हितों की राष्ट्रीय राजनीति में पड़ता प्रभाव। दूसरों, नई आर्थिक नीतियाँ जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वर्ष 1991 में लागू की गई, जिसका आधार उदारीकरण, निजीकरण और बेसीकरण था। और क्षेत्रीय राजनीति और नई आर्थिक नीतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं तथा भारत के राजनीति एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। ठीक है, आपको परिचय में लिखना है। अब क्षेत्रीकरण को आगे बढ़ते हैं कि भारत में राजनीति का क्षेत्रीकरण क्या हुआ भाई। क्षेत्रीकरण के प्रमुख कारण क्या थे भाई। भारत की भाषाई, अनेक भाषा के लोग, संस्कृति और क्षेत्रीय विविधता के लोग पाए जाते हैं, इसलिए भी। दूसरा पॉइंट, राज्यों के विकास संबंधी अलग अलग आवश्यकताएं। भाई राज्य के विकास के लिए सबकी अलग अलग आवश्यकताएं थी। हर राज्य में डिफरेंट चीज़ें, किसी में पानी की कमी, किसी में पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किसी में खनिजों की कमी, तो किसी में खनिज बहुत ज़्यादा है। पर क्षेत्रीय दलों का उदय और विस्तार हुआ। भाई क्षेत्रीय दलों का विस्तार किस लिए हुआ, लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए। गठबंधन राजनीति का विकास हुआ, ठीक है, और स्थानीय पहचान और क्षेत्रीय अस्मिता की भावना बढ़ी। और आर्थिक नीति की बात करूँ भाई, 1991 में भाई नई आर्थिक नीति के प्रमुख तत्व उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण में कमी लाया, निजीकरण, निजी क्षेत्रों में भागीदारी में वृद्धि की, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। बेसीकरण की बात करूँ तो विश्व अर्थव्यवस्था में जुड़ाव और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नई आर्थिक नीतियों पर क्षेत्रीकरण के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव की बात करूँ तो भाई राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ी, विभिन्न राज्यों में विदेशी निवेश यानी FDI आकर्षित करने के प्रयास बढ़े, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाएं बनाई गई और संघीय व्यवस्था यानी अधिक मजबूती हुई और पिछड़े क्षेत्रों के विकास की मांग को स्थानीय राष्ट्रीय स्तर पर महत्व भी मिला क्षेत्रीकरण के कारण। और नकारात्मक प्रभाव की बात करूँ तो भाई नेगेटिव पॉइंट क्या है भाई। विकसित और पिछड़े राज्यों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ी, क्षेत्रीय दलों के दबाव के कारण आर्थिक निर्णय में विलम्ब हुआ और तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों पर क्षेत्रीय हित कई बार हावी हो गए। और फोर्थ है कि संसाधनों के वितरण को लेकर राज्यों के बीच विवाद बढ़े। फिफ्थ है कि गठबंधन सरकारों में आर्थिक सुधारों को लागू करना कई बार कठिन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आलोचनात्मक विश्लेषण की बात करूँ तो भाई नेगेटिव पॉइंट क्या थे भाई। क्षेत्रीकरण ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रातिनिधिक और सहभागी बनाया। पॉजिटिव आलोचनात्मक बताना है। इससे राज्यों के अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की मांग रखने का अवसर मिला। और लेकिन कई बार क्षेत्रीय राजनीति के कारण राष्ट्रीय सुधार की गति प्रभावित हुई। भाई ये उसका नेगेटिव पॉइंट था। नई आर्थिक नीतियों को आर्थिक विकास तो हुआ परंतु सभी राज्यों को समान लाभ नहीं मिला। ठीक है, इसके अलावा इसीलिए आवश्यक है कि सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत किया जाए ताकि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों की संतुलन बना रहे। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है भाई। मैं निष्कर्ष कोशिश किया करूँगा अपने हिसाब से अच्छा निष्कर्ष बनाओ। भाई भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण और नई आर्थिक नीतियाँ दोनों ही आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। क्षेत्रीकरण ने लोकतंत्र और राज्यों की भागीदारी को मजबूत किया है, जबकि नई आर्थिक नीतियों ने आर्थिक विकास को गति दी है। हालांकि क्षेत्रीय असमानताओं और राजनीतिक मतभेद जैसी चुनौतियों को निपटने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोग, संतुलन और समन्वय आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। विकास में महिलाओं का दृष्टिकोण, वुमेन इन डेवलपमेंट एंड WID का मूल्यांकन और जेंडर और विकास के आमूल परिवर्तन का विश्लेषण कीजिए। भाई ये वाला क्वेश्चन आता है, महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या लिखोगे कि भाई विकास की प्रारंभिक अवधारणाओं में महिलाओं की भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। 1970 के दशक में WID यानी वुमेन इन डेवलपमेंट दृष्टिकोण सामने आया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के विकास प्रक्रियाओं में शामिल करना था। बाद में ये महसूस किया गया कि केवल महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि महिलाओं और पुरुषों के बीच असमान शक्ति को बदलना भी आवश्यक है। इसलिए सोच से जेंडर एंड डेवलपमेंट यानी GAD दृष्टिकोण विकसित हुआ। ठीक है, और विकास में महिलाओं के दृष्टिकोण यानी वुमेन इन डेवलपमेंट WID का अर्थ है कि WID का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधि में शामिल करके विकास की मुख्य धारा को जोड़ना। ठीक है, इसका अर्थ है। मुख्य विशेषता की बात करूँ तो भाई महिलाओं के विकास कार्यक्रम को भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं को शिक्षा, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, सरकारी योजनाओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करना, महिलाओं के कल्याण या वेलफेयर के लिए विशेष ध्यान देना, इसकी विशेषताएं हैं। WID की उपलब्धियाँ क्या हैं भाई। इसने क्या किया भाई, महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई, रोजगार के अवसर बढ़े महिलाओं के,
ठीक है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी, महिला कल्याण योजना का विस्तार हुआ। इसके अलावा WID की सीमा की बात करूँ तो भाई महिलाओं और पुरुषों के बीच असमान शक्ति संबंधों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, महिलाओं को केवल विकास का लाभार्थी माना गया, सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव को दूर करने पर कम जोर दिया गया। ठीक है। अब जेंडर और विकास के दृष्टिकोण की बात करूँ तो अर्थ है इसका भाई GAD का उद्देश्य केवल महिलाओं का विकास नहीं बल्कि महिला और पुरुष दोनों के बीच समानता यानी इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी स्थापित करना तथा समाज में मौजूद असमानता को समाप्त करना है। ठीक है। GAD का मतलब अब GAD की मुख्य विशेषता बात करूँ भाई महिला और पुरुष दोनों भी समान भागीदारी, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय पर बल और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, महिलाओं के अधिकार, संसाधन और अवसर को उपलब्ध कराना, सत्तात्मक यानी प्रधानता सोच और भेदभाव को चुनौती देना, ये इसकी विशेषताएं रही हैं। WID और GAD और की ओर अमूल परिवर्तन, भाई क्या चेंजेस आए हैं भाई, केवल महिलाओं पर केंद्रित थे WID और GAD महिला और पुरुष दोनों पर केंद्रित थी। भाई विकास में भागीदारी पर जोर और समानता और न्याय पर जोर, भाई इसने क्या WID ने विकास और भागीदारी पर जोर दिया बल्कि, और GAD ने क्या किया, समानता और न्याय पर जोर दिया। WID ने क्या किया, महिलाओं को लाभार्थी माना, GAD ने क्या किया, महिलाओं के निर्णयों को और भागीदारी माना। भाई WID ने किया कल्याण आधारित दृष्टिकोण और अधिकारों का आधारित दृष्टिकोण। भाई मैंने बीच में लाइन डालना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर एक लाइन डलेगी। ठीक है। तो ये अलग है, ये GAD का है और ये वाला WAD का है। ठीक है। ये दोनों अलग अलग डिफरेंस है, तो याद रखना ये। आगे बढ़ते हैं कि आर्थिक भागीदारी तक सीमित, 2 पॉइंट और हैं इसके। ठीक है। भाई WID आर्थिक भागीदारी तक सीमितता और GAD भाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में समानता लाना इसका उद्देश्य था। अब महत्व की बात करूँ तो भाई महिलाओं का सशक्तिकरण, लैंगिक समानता को बढ़ावा, सामाजिक न्याय की स्थापना, लोकतंत्र और समावेशी विकास की मजबूती, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान। सतत विकास क्या होता है, हम संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल करें ताकि भविष्य में जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है। निष्कर्ष का निकलता WID ने महिलाओं के विकास प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत की, लेकिन इसकी सीमाओं के कारण GAD दृष्टिकोण विकसित हुए। GAD केवल महिलाओं के विकास तक सीमित नहीं है बल्कि समाज में लैंगिक समानता, अधिकारों की रक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करने पर बल देता है। भाई इसीलिए वर्तमान समय में GAD को अधिक व्यापक और प्रभावी विकास दृष्टिकोण माना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत में धार्मिक राजनीति का विकास और उसके परिणाम का विश्लेषण कीजिए। भाई क्वेश्चन नंबर 8 ये है। और या फिर निर्जातीय राजनीति पर चर्चा कीजिए। भाई 2 में से कोई एक पूछ सकता है, अभी दोनों के टॉपिक तो सेम ही हैं। ठीक है। भाई प्रस्तावना क्या लिखोगे, भारत एक बहुधार्मिक, बहुआयामी, बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ विभिन्न धर्म, जातीय, भाषाएं और समुदाय के लोग रहते हैं। लोकतंत्र व्यवस्था में सभी नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है, फिर भी समय समय पर धर्म, जातीय पहचान और सांस्कृतिक अस्मिता का आधार पर राजनीति का विकास हुआ है। इससे धार्मिक राजनीति तथा निर्जातीय राजनीति कहा जाता है। ठीक है। अब भाई धार्मिक राजनीति क्या है, भाई अर्थ है कि भाई धार्मिक राजनीति से तात्पर्य ऐसी राजनीति से जिसमें धर्म या धार्मिक पहचान को राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने, चुनाव जीतने या फिर नीतियों को प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। और भारत में धार्मिक राजनीति का विकास कैसे हुआ, भाई ब्रिटिश शासन की फूट डालो और आज करो नीति ने धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दिया। दूसरा पॉइंट है 1947 में विभाजन के बाद धार्मिक पहचान का प्रभाव बढ़ा। तीसरा पॉइंट है कि विभिन्न धार्मिक संगठनों और राजनीतिक दलों का उदय हुआ। चौथा के चुनाव में धार्मिक मुद्दों का उपयोग बढ़ा। 5 पॉइंट है धार्मिक पहचान से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण बन गए। ठीक है। आगे के धार्मिक राजनीति के परिणाम, भाई सकारात्मक पक्ष की बात करूँ तो धार्मिक समुदाय को अपनी पहचान, अधिकार की रक्षा का अवसर मिला। अगला कि अल्पसंख्यक समुदाय की समस्या राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनी। लोकतंत्र में विभिन्न समूहों की भागीदारी बढ़ी, ये सकारात्मक पक्ष था। और नकारात्मक पक्ष की बात करूँ तो भाई सांप्रदायिक तनाव और दंगों की संभावना बढ़ी, सामाजिक भेदभाव और राष्ट्रीय एकता प्रभावित हुई, वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिला, धर्मनिरपेक्षता के सामने चुनौतियाँ उत्पन्न हुई, विकास के मुद्दों से ध्यान कई बार हट गया। ठीक है। अब दूसरा कि निर्जातीय राजनीति क्या थी,
पर इसका अर्थ है कि निर्जातीय राजनीति वह राजनीति है जो जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक या जनजातीय पहचान के आधार पर संगठित होती है। इसकी मुख्य विशेषता की बात करूँ तो भाई सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं की रक्षा करता है। वो धर्मों के आधार पर होता है, संस्कृति के आधार पर, परंपराओं के आधार पर है। क्षेत्रीय स्वायत्तता और अधिकारों की मांग करता है और भाषा, संस्कृति और संसाधनों और संरक्षण पर बल देता है। ठीक है। और इसके अलावा भाई लोकतांत्रिक माध्यम से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करता है। ठीक है। और प्रमुख कारण क्या है इसके भाई? सांस्कृतिक विविधता है, आर्थिक और क्षेत्रीय असमानता है, पहचान और सम्मान की भावना है और राजनीतिक प्रतिनिधि की कमी है। ठीक है। इसके अलावा भाई जनजातीय राजनीति के प्रभाव की बात करूँ भाई, सकारात्मक प्रभाव भाई उपेक्षित समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, सांस्कृतिक विरासत और भाषाओं का संरक्षण हुआ, संघीय व्यवस्था और लोकतंत्र को मजबूती मिली। ये सकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक प्रभाव की बात करूँ तो भाई अलगाववाद और क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव पड़ सकता है और सामाजिक तनाव और हिंसा की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है? भारत में धार्मिक और जनजातीय राजनीति में लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक बनाया तथा विभिन्न समुदाय की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर इनमें से सांप्रदायिक, क्षेत्रीय तनाव और सामाजिक विभाजन जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई। इसीलिए आवश्यक है कि भारतीय राजनीति संवैधानिक मूल्य, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के आधार पर आगे बढ़े ताकि विविधता और लोकतंत्र को दोनों सुरक्षित रह सकें। तो सारे पॉइंट सिंपल है, एक ही लाइन में सिंपल सिंपल बोलते जाओ ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो 2-3 घंटे तक पहुँच जाएगी। ठीक है। इसलिए मैं सिंपल पॉइंट लिखे हुए ताकि आपको ईजीली समझ में आ जाए सारी चीज़ें। ठीक है। ज़्यादा समझाने की जरूरत ना पड़े और आप ऐसे ही लिख के आओगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत बार आया हुआ है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय स्वशासन की बदलती हुई प्रकृति की विश्लेषण कीजिए। अथवा पंचायती राज या फिर पंचायती राज एवं 74वें संवैधानिक संशोधन पर टिप्पणी कीजिए। भाई ये क्वेश्चन आता है बहुत। भाई उत्तर में क्या लिखोगे? प्रस्तावना में भाई भारत में लोकतंत्र और जमीनी स्तर पर पहुंचने के लिए 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 73वां संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है, जबकि 74वां शहरीकरण में नगर निगम निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। इन संशोधनों ने स्थानीय सुशासन और अधिक लोकतांत्रिक उत्तरदायी को सहभागिता बनाया। इसके अलावा भाई 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो भाई ये 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, पंचायती राज वाला। मुख्य विशेषता क्या थी भाई? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये 3 स्तरीय पंचायती राज को स्थापित किया और प्रत्येक 5 वर्षों नियमित चुनाव सुनिश्चित किए। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की और भाई राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की। भाई SC ST के लिए और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और कई राज्यों में 50% भी दिया। ग्राम सभा को महत्वपूर्ण अधिकार दिए। 8वां पॉइंट है कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए। ठीक है। और 74वें संविधान संशोधन की बात करूँ भाई नगर निगम के लिए था। नगर जैसे हमारे नगरों में नगर निगम व्यवस्था है। भाई ये संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ। मुख्य विशेषता भाई नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला। 3 प्रकार के नगर निकाय है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ठीक है। और नियमित चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों किए। SC ST के लिए आरक्षण दिया। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की और 12वीं अनुसूची में 18 विषय नगर निकायों को सौंपे गए। भाई पंचायती राज को ज़्यादा सौंपे गए। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर। और आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट है शहरी विकास, स्वच्छता, जलपूर्ति, सड़क, प्रकाश और प्रकाश व्यवस्था आदि कार्य नगर निकायों को दिए गए। आगे स्थानीय स्वशासन में बदलती प्रगति। भाई क्या चेंजेस है? 73 और 74 संशोधन के बाद क्या हुआ? लोकतंत्र और गांव शहर दोनों स्तर तक पहुंचा। महिलाओं और कमज़ोर वर्गों को राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। स्थानीय विकास योजनाओं में जनता की भागीदारी बढ़ी और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। स्थानीय संस्थाएं उत्तरदायी और पारदर्शी बनी। ग्रामीण और शहरी विकास को नई दिशा मिली। ठीक है। इसके अलावा चुनौतियाँ क्या थी भाई? वित्तीय संसाधनों की कमी थी। ठीक है। कई राज्यों में शक्तियों का पूर्ण हस्तांतरण नहीं हुआ। प्रशासनिक हस्तक्षेप भी हुआ, यानी राज्य का हस्तक्षेप हुआ।
निर्वाचित प्रतिनिधियों का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं था, मतलब उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया गया था इसलिए। और भ्रष्टाचार और राजनीति का हस्तक्षेप ज़्यादा है, जो कि बात नॉर्मल है। ठीक है। और महत्व की बात करूँ तो भाई लोकतंत्र और ज़मीनी स्तर पर मौजूदगी है, महिलाओं के नेतृत्व का विकास हुआ, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा मिला, और स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान संभव हुआ। ग्रामीण और शहरी विकास को अधिक प्रभावी बना। ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, 73 और 74 संविधान संशोधन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की नई दिशा प्रदान की। बिल्कुल सही है। और इन संसाधनों ने विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय को मजबूती मिली। हालांकि वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, फिर भी ये संशोधन लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो शॉर्ट पॉइंट में आते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं। पहला है तेभागा आंदोलन, 2025 में भी आया हुआ है, इससे पहले भी आया हुआ है। वैसे शॉर्ट नोट लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा पहले, तेभागा आंदोलन 1940 से 47 में बंगाल में शुरू हुआ, एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व काशीराम नहीं बल्कि बंगाल किसान सभा के नेताओं के नेतृत्व में बंगाल किसानों और सभा तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। यह आंदोलन बटाईदार किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए चलाया गया। ठीक है। आगे क्या हुआ भाई, आंदोलन के कारण भाई बटाईदार किसान को अपनी उपज का आधा हिस्सा जमींदार को देना पड़ता था। किसान मांग कर रहे थे कि उन्हें उपज का 2/3 यानी तेभागा हिस्सा मिले और जमींदार को केवल 1/3 हिस्सा दिया जाए। ठीक है। भाई इस मांग के कारण इसे तेभागा आंदोलन कहा गया। अब समझ आए तेभागा आंदोलन क्यों है भाई। उसके मुख्य मुद्दे या उद्देश्य क्या थे भाई, बटाईदार किसानों के उपज को 2/3 हिस्सा दिलाना, जमींदारों के शोषण को विरोध करना, किसान के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है। महत्व की बात कहूँ भाई, किसानों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, भूमि सुधार की आवश्यकता पर बल मिला, और आर्थिक स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार नीतियों को प्रभावित किया। किसान आंदोलन को नई दिशा मिली। निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, बस शॉर्ट पॉइंट छोटा सा ही लिखना होता है इसलिए छोटा ही है। निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई तेभागा आंदोलन भारतीय किसान आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसने किसानों के अधिकारों की, भूमि सुधार की आवश्यकता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाया। ठीक है। आगे भाई, खाय हित समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और ये भी शॉर्ट पॉइंट लिखना है इस पर भी। भाई हित समूह क्या होते हैं, हित समूह ऐसे संगठित समूह होते हैं जो स्वयं चुनाव नहीं लड़ते लेकिन सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने में अपने सदस्यों के हित की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। अब विशेषता की बात करूँ तो भाई समान हित वाले लोगों को संगठन सरकार पर वैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों से प्रभाव डालते हैं। चुनाव लड़ना इनका मुख्य उद्देश्य नहीं होता, किसी विशेष वर्ग या समुदाय के हितों की प्रतिनिधित्व करते हैं ये। ठीक है। अब हित समूह के प्रकार भाई किसान संगठन, श्रमिक संगठन, व्यापारिक एवं उद्योग संगठन होते हैं, और छात्र संगठन, महिला संगठन और पेशेवर संगठन या डॉक्टर, वकील आदि शामिल होते हैं। और भूमिका की बात करूँ तो भाई सरकार को सुझाव देना, जनमत तैयार करना, विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा करना और लोकतंत्र में जन भागीदारी को बढ़ाना इसकी भूमिका होती है। निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, हित समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत अंग हैं। ये सरकार और जनता के बीच सेतु यानी ब्रिज का कार्य करते हैं तथा नीतियों को अधिक उत्तरदायी और जन हितकारी बनाने में योगदान देते हैं। ठीक है। ये इसका निष्कर्ष था। तो ये आपका 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और आपको अगर ऐसे ही लिख के आओगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी पेपर में हेल्प हो सके। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।